नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। भारत के पड़ोसी देशों यानी कि दक्षिण एशिया के देशों में लगातार तख्तापलट और यह तख्तापलट वहाँ के लोगों की बगावत कहिए, आंदोलन कहिए, विद्रोह कहिए, उसके कारण होता चला जा रहा है। पहले श्रीलंका 2022 में, 2024 में बांग्लादेश और अब नेपाल एक बड़े खून-खराबे से गुज़र रहा है और वहाँ के नौजवान लड़के-लड़कियाँ सड़कों पर है, आर-पार की लड़ाई उन्होंने छेड़ रखी है और सेना पुलिस की गोलीबारी में 20 के आसपास मौत अभी तक हो चुकी है और जो घायल हैं उनमें से कई की हालत नाजुक है। यानी कि यह तीसरा देश है जो वहाँ के आंदोलन की चपेट में है और तीनों जगहों पर यानी कि यह तीसरा देश है जहाँ नौजवानों ने अपने हाथ में कमान ले रखी है और यह तीसरा देश है जहाँ सोशल मीडिया का इस तरह की बगावत, विद्रोह या आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है और नेपाल में तो सोशल मीडिया कारण ही है। अब ये क्यों है नेपाल? यह समझना बहुत ज़रूरी है और पड़ोस के देश नेपाल में जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं या आ रही हैं, वो भयावह हैं, दहलाने वाली हैं और नौजवान गुस्से से बाहर हैं, आपे से बाहर हैं। उन्होंने एक तरीके से आसमान सिर पे उठा रखा है। किसी भी कीमत पर इस सरकार को जो ओपी शर्मा ओली की है, वो रहने देना नहीं चाहते। नौजवानों का कहना है कि ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उनके बेटे-बेटियाँ ऐशो-आराम के साथ रहते हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी गाड़ियों, उनकी पार्टियों के साथ सोशल मीडिया पर डाली जाती रही हैं और अब सोशल मीडिया जितने भी हैं नेपाल के भीतर, फ़ेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, व्हाट्सऐप हो, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछले हफ्ते जो पाबंदी लगाई गई, उसके लिए सरकार ने ये कहा कि दरअसल जितनी भी कंपनियां हैं, इन सबों को नेपाल के कानून के मुताबिक यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जो ग्रीवांस है, उसको उसके रिड्रेसल के लिए अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। यानी कि आपको शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। नौजवान जो हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनको जेन ज़ी कहा जाता है, नई पीढ़ी के, नई सदी के लड़के, उनका कहना है कि ये फ़रेब है, ये झूठ है, ये सरकार दरअसल अपने खिलाफ आवाज़ को रोकना चाहती है। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए मंत्री, मंत्रियों की औलादें और जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी है ऐशो-आराम की, उन सब का खुलासा हो रहा है, भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये बहुत बेचैन हैं और अपनी बेचैनी से बचने के लिए या अपने चेहरे को बेनकाब होते देखने से बचने के लिए इन्होंने इस तरह का इंतज़ाम किया है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दो। जो वहाँ टिकटॉक है या उस तरह के एक और 2 सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको पाबंदी से बाहर रखा गया क्योंकि उन्होंने उस तरह की बात मान ली जो सरकार ने कही। सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवा लो है कानून के मुताबिक, उन्होंने करवा लिया। एक अधिकारी नियुक्त कर दो शिकायतों के निपटारे के लिए, उन्होंने कर दिया और उन्हीं के ज़रिए नौजवानों ने नेपाल काठमांडू ख़ास करके जो नेपाल की राजधानी है, मैसेज डाल करके, वीडियो डाल करके, इमेजेस डाल करके और एक-दूसरे के साथ लामबंद होने के का इंतज़ाम किया। यानी कि सोशल मीडिया जिसके ऊपर वहाँ की सरकार ने पाबंदी लगा दी है, उन्हीं में से 1-2 प्लेटफ़ॉर्म जो खुले हुए थे, उनके ज़रिए लामबंद होने, एकजुट होने, सड़क पर उतरने और इस सरकार को खार फेंकने के लिए पूरी ताकत लगाने का उन्होंने मंसूबा तैयार किया। यह जो लामबंदी हुई नौजवानों की, वो सोशल मीडिया के कारण और सोशल मीडिया के ज़रिए आप दोनों बात कह सकते हैं। एक भारी भीड़ चली संसद की तरफ और वो संसद के भीतर घुसना चाहते थे। नेपाल की संसद जो मेन गेट है, वहाँ का शीशा तोड़ दिया गया, वहाँ आग लगा दी गई और संसद भवन की तरफ जब चलने लगे नौजवान, उनका इरादा था प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया जाए, राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाए और संसद के भीतर जब वो घुसने की तैयारी कर रहे थे, वो भारी भीड़ जब उस तरफ जौर दौड़ रही थी, तो पहले तो फायरिंग की गई आसमान में। उसके बाद सीधे सामने फायरिंग होने लगी और उस फायरिंग में नौजवान लगातार गिरते चले गए, भगदड़ मच गई लेकिन उसके बाद भी सड़कों से वे हटे नहीं, वो लगातार मोर्चा थामे रहे और पुलिस सेना का मुकाबला करते रहे, सेना को उतार दिया गया। नेपाल काठमांडू जो उसकी राजधानी है, वहाँ सेना उतरी हुई है, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू के दौरान अगर कोई भी आदमी प्रदर्शन करता है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस तरह का आदेश है। बावजूद इसके काठमांडू के भीतर हालात नाजुक हैं। अब ये क्या है?
नेपाल पिछले कई वर्षों से जब से वहाँ की लेफ्ट की सरकार आई है, उसके बाद से वो अराजक स्थितियाँ पैदा करके रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से बहुत सालों से याचिकाएँ लगती थी सोशल मीडिया को नियंत्रण में लाने के लिए। सोशल मीडिया जिस तरह का उस पे कंटेंट जाता है, सोशल मीडिया जो प्रोमो या जो विज्ञापन चलाता है, उन विज्ञापनों और कंटेंट के नाम पर शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में पहुँचती रहीं और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि आप उन सब पर पाबंदी लगा दीजिए जो कानून आपके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। और उसी आड़ में या उसी आदेश पर वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी और इसका नतीजा ये हुआ कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप इन सब के ऊपर रोक लग गई जो नेपाल के लोग बहुत बड़ी तादाद में भारत में भी रहते हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भी कमाने के लिए जाते हैं, घर के संपर्क में रहते हैं, घर पैसा भेजते रहते हैं, उनका परिवार नेपाल के भीतर रहता है, चलता है उनके भेजे हुए पैसे से। उन सब लोगों का संपर्क में आना कट गया, वो संपर्क से कट गए। नेपाल के भीतर आपस में लोगों की जो बातचीत होती रहती थी, जैसे भारत में दुनिया के तमाम देशों में सोशल मीडिया अगर खत्म हो जाए और ये मोबाइल आपके हाथ से छीन लिया जाए, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही अधूरी हो जाती है, इस तरह का जीवन बन गया है। और मोबाइल और सोशल मीडिया आपके साथ इस तरह का एक बड़ा संसार खड़ा कर चुका है कि उसके बगैर आपका रहना मुश्किल है और यही घुटन वहाँ के लोगों के भीतर, जेन ज़ी के भीतर महसूस होने लगी। सरकार के खिलाफ पहले से गुस्सा था ही, भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज़ उठ रही थी, पोस्ट आ रहे थे, वीडियोज़ डाले जा रहे थे और सरकार लगातार परेशान हो रही थी। उसके लिए ये असहज स्थितियाँ लगातार पैदा हो रही थीं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसने अचानक से उन सब प्लेटफ़ॉर्म्स को बंद कर दिया, जो नेपाल में एक्टिव थे। इक्का-दुक्का को छोड़ कर के और उन्हीं इक्का-दुक्का के ज़रिए नौजवानों ने अपने आप को लामबंद कर लिया। लेकिन आप ये देखिए कि आज नेपाल के भीतर से काठमांडू से जितनी तस्वीरें आ रही हैं, वो सब बच्चे हैं। 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे हैं और वो नेपाल में सत्ता बदलने के लिए हर कीमत पर, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वहाँ की व्यवस्था को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वो सरकार जिस तरीके से चल रही है, वहाँ जो स्थितियाँ हैं, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को लगातार देखते रहने के लिए अब शब्द नहीं रहना चाहते वो। ये ठीक वैसे ही है जैसे श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में जैसे ही राजपक्षे की सरकार ने कहा कि देश दिवालिया हो गया है, वहाँ के नौजवान सड़कों पर आ गए, वो चल पड़े राष्ट्रपति भवन की तरफ और घुस गए अंदर। राष्ट्रपति, उनके परिवार को भागना पड़ा, वहाँ की सत्ता बदल गई। नौजवानों ने सोशल मीडिया के ज़रिए एक-दूसरे को लामबंद किया, एक-दूसरे के साथ वो जुड़े और वो पूरा का पूरा मोर्चा बना। उस मोर्चे ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया और उसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में वह सरकार जो कह रही थी कि देश दिवालिया हो गया है, उसको भागना पड़ा। एक नई सरकार ने वहाँ मोर्चा सँभाला और उसके बाद वह देश आगे बढ़ा। बांग्लादेश के भीतर एक बड़ी साजिश हुई। और उस साजिश में एक आंदोलन या एक बगावत विद्रोह खड़ा किया गया शेख हसीना की सरकार के खिलाफ। जो महिला 15 साल से प्रधानमंत्री थीं बांग्लादेश में, जिनकी सरकार के तहत बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की, पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर अगर तरक्की थी कहीं या जिसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं, वो बांग्लादेश में थी। भारत से भी बेहतर स्पीड पर बांग्लादेश चल रहा था और वहाँ कहा गया कि यह महिला गलत तरीके से सत्ता में बैठी हुई है, चुनी हुई यह सरकार नहीं है, दरअसल यह चुनाव लूटा हुआ है। एक बगावत, एक विद्रोह सरकार के खिलाफ शेख हसीना की वहाँ खड़ा हुआ और नतीजा ये हुआ कि लोग मरने-मारने को उतारू हुए, सेना की मौजूदगी में। सेना ने सड़क पर मोर्चा बना रखा था, बावजूद इसके लोग चल पड़े और वो प्रधानमंत्री भवन की तरफ चल रहे थे। शेख हसीना ने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला, उन्होंने देश छोड़ा और सत्ता वहाँ बदल गई। सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश में उतना ही है, जितना श्रीलंका में था और आज नेपाल में आपको दिख रहा है। अगर आप नई सदी में इतिहास लिखा जाएगा, सोशल मीडिया ने जिस तरीके से समाज को बदला है, बहुत हद तक देश में जो व्यवस्थाएँ आई हैं, सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से चलाया है, बढ़ाया है या सोशल मीडिया को अपना आधार बनाया है, एक नया ऐज है ये। समय जब इस समय को परिभाषित करेगा इतिहास, तो इसमें सोशल मीडिया का रोल परिवार के साँचे के बदलाव, समाज की सोच का बदलाव, देश के भीतर बदलाव या परिवर्तन, यह सब कुछ
सोशल मीडिया के बगैर पूरा नहीं हो सकता है और इसकी शुरुआत आपको याद हो तो 2010 के दिसंबर में हुई थी। ये एक देश है ट्यूनीशिया, अफ्रीकन कंट्री है, छोटा-सा देश है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और वहाँ एक ठेला वाला लड़का 26 साल का नौजवान अबू जीज़ी जिसका फल एक पुलिस वाली उठा कर के ले गई। उसने कहा कि आपने मेरा फल लिया है तो आपको पैसा मुझे देना पड़ेगा, मुफ्त का नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो मर जाऊँगा ऐसे अगर मुफ्त में आपने उठा लिया रोज़-रोज़ तो। उस लेडी के खिलाफ उसने थाने में शिकायत की और उसकी शिकायत पर उस लेडी को डाँट पड़ी। वो पुलिस वाली एक और पुलिस वाले के साथ आकर के उसका ठेला उन्होंने फेंक दिया और उसको तमाचा ही नहीं मारा, बल्कि उसके मुँह पर थूक भी दिया। इससे इतना शर्मिंदा हो गया, उसके भीतर इस तरह की चोट थी कि वो नौजवान अपने आप को जला बैठा और उसकी मौत हो गई। ट्यूनीशिया में जो आग लगी, उसने कुछ 1 महीनों के भीतर ही वहाँ की सरकार का तख्ता-पलट कर दिया और सोशल मीडिया का रोल उसमें बहुत बड़ा रहा। और यह सोशल मीडिया और देश के भीतर ट्यूनीशिया के भीतर की आग सत्ता बदल ने पड़ोस के देशों में, अरब के देशों में लगातार तख्ता-पलट करती चली गई। यह आग बहुत काम की थी। वो चाहे लीबिया हो या इजिप्ट हो या बहरीन हो या फिर सीरिया हो। अरब के तमाम देशों में जिसको हम स्प्रिंग रिवॉल्यूशन कहते हैं, इस क्रांति ने काम किया। वहाँ जो लोगों के भीतर आग थी सत्ता को लेकर के, ये सारी व्यवस्थाएँ, ये सारे के सारे जो अ, वहाँ बैठे हुए लोग थे सत्ता में, वो ढाई दशक, 3 दशक से बैठे हुए थे। उनका अत्याचार, उनका जुर्म, लोगों की परवाह नहीं करना और लगातार देश को लूटते-खसोटते रहना, अपना और अपनों का बनाते रहना। आप अपनी ज़िंदगी तो आलीशान जी रहे हैं, लेकिन लोगों का जीवन जो है, वो बदहाल है। और यह जो अंदर आग थी लोगों की, वो बगावत में तब्दील हुई और घटनाओं ने उसका कारण दिया और सोशल मीडिया ने उसको गति दी। लोग एक साथ आए तो ताकत मिली लोगों की और रफ्तार बढ़ी सूचना की एक जगह से दूसरी जगह जाने का। सोशल मीडिया ने इस लिहाज से कई देशों में तख्ता पलट किया। उसके कारण अरब के देशों में तो कमोबेश एक से ही थे। एशिया के देशों में उनके कारण अलग-अलग हैं, लेकिन वहाँ श्रीलंका में भ्रष्ट व्यवस्था थी। वो राजपक्षे की सरकार, एक ही परिवार के 5-5 लोग सरकार के भीतर, पूरा परिवार खरबपति, अरबपति, आलीशान, मालदार, ज़िंदगी उनकी शाही और वो पूरे श्रीलंका पर हुकूमत कर रहे थे और पूरा देश खोखला खाली हो गया। लोग सड़कों पर आ गए, उनको मारकर भगा दिया। जो कट्टरपंथी ताकतें थीं बांग्लादेश के भीतर, इस्लामिक कट्टरपंथ वाली ताकतें थीं, उन ताकतों ने एक बड़ी साजिश की शेख हसीना के खिलाफ और वहाँ के नौजवानों के भीतर ज़हर बो करके उनको सड़क पर उतारा और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और पूरा का पूरा देश आज अंधेरे का शिकार है, अंधेरे में है। लेकिन नेपाल में जो हो रहा है, दरअसल वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो अराजक व्यवस्था बनाए हुए है और जिस तरीके से वहाँ लूट-मार चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ वहाँ का जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो खड़ा हो रहा है और उसकी आवाज़ मज़बूत हो रही है। उससे गुस्से का अंदाज़ा सरकार को हो रहा है और उसको दबाने के लिए और अपने आप को या अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए उसने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई और वही कारण बन गया, जो आग थी, उस आग के विस्फोटक हो जाने का। और नेपाल में अभी हालात नाज़ुक हैं, नियंत्रण से बाहर हैं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। पड़ोस का देश है और अब नेपाल किस करवट जाएगा तयशुदा तौर पर कोई भी नहीं कह सकता है। वहाँ अब सरकार के हाथ-पाँव फूले हुए हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है और हमारे नियंत्रण से स्थितियाँ बाहर जा सकती हैं। तो वहाँ के सूचना मंत्री कह रहे हैं कि जो फैसले हुए हैं, उनको वापस लिया जा सकता है। लोगों के हित से बड़ा कोई भी फैसला नहीं हो सकता है। हम लोगों के हित के लिए हैं, नेपाल के लोगों के लिए हैं और सत्ता उसी खातिर होती है। हम सब कुछ करेंगे, जो लोग चाहते हैं, जनमत जिस पक्ष में होता है, वह। लेकिन नेपाल का नौजवान कह रहा है जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा है कि तुम अब सत्ता से बाहर जाओ। तुम्हारा सत्ता में रहना इस देश के लिए खतरनाक है और तुम लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हो। तुम नेपाल का भला कर ही नहीं सकते। तुमसे अच्छे की उम्मीद हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो व्यवस्था नई आएगी
उस व्यवस्था के हवाले है देश हो जाए। यह कमोबेश नेपाल के नौजवान या वहाँ के लड़के-लड़कियाँ कह रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनके भीतर आज आग दिखी है और वो आग अभी भी सड़कों के ऊपर खड़ी है और नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में जो नौजवान हैं, उनके भीतर भी वो गुस्सा आप उबाल मारता हुआ देख पाएँगे। नेपाल के कई लोगों के संपर्क में आज मैं रहा, कई फ़ोन मैंने किए, वहाँ से कुछ फ़ोन मैंने मैसेज करने के बाद रिसीव भी किए हैं। जो हालात नेपाल के हैं, वो नाज़ुक हैं और यह सरकार जो ओपी शर्मा ओली की है, यह सरकार वाक़ई कई ऐसे फैसलों के ज़रिए अलोकप्रिय हो चुकी है, जिन फैसलों ने वहाँ के लोगों के हित के खिलाफ और बेहतर नेपाल के होने की स्थितियों के विरुद्ध किया है। चीन के साये में लगातार पलने, बढ़ने और आगे चलने की सोचने वाले ओपी शर्मा ओली ना माओ बन सकते हैं, ना शी जिनपिंग क्योंकि नेपाल चीन नहीं है। ये वो देश है जो अंग्रेज़ों के हिस्से में भी नहीं आया। अंग्रेज़ी हुकूमत ने पूरे एशिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया लेकिन नेपाल स्वतंत्र ही रहा। नेपाल अपने वजूद पर, अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देता है और नेपाल की जनता स्वाभिमानी है, वहाँ का नौजवान बहुत ही आक्रामक है, गुस्से से लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है और यह गुस्सा अब विस्फोटक हो चुका है और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने सीने पर गोलियाँ खाईं, 20 के आस-पास जानें गई हैं, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान घायल हैं, उनमें से भी कई की हालत नाज़ुक है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ और नेपाल एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ देश है, ऐसा लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। लेकिन इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। फैक्ट्स के साथ आपसे जुड़ने और अपनी बात कहने का मज़ा ही कुछ और है और मैं चाहता हूँ कि सहज तरीके से बहुत ही अ इनफॉर्मल तरीके से मैं आपसे जुड़ूँ और जो चीज़ें जैसी हैं, उनको उनके फैक्ट्स के साथ आपके बीच में रखूँ। एक राय जो ना इधर की है, ना उधर की है। कुछ नहीं, बस आपकी है और आपके साथ मेरा रिश्ता राब्ता रहे। मेरी यही गुज़ारिश है आपसे कि आप मेरे साथ बने रहिए और साथ चलते रहिए। नमस्कार।